Welcome to your maths class. So we have completed in last lecture exercise 7.2. So in this lecture we will solve exercise 7.3, which is related to the equivalent fractions. So equivalent fractions. Here the first question is, write the fraction. Are all these fractions equivalent? सबसे पहले equivalent fractions क्या होती है? So equivalent fractions. I will explain with the help of an example. Suppose here is a circle. First I divide into 2 equal parts. Then I divide the same circle into 4 equal parts. I divide the same circle into 8 equal parts. Now I am shading here one part. So it is 1/2 shaded portion. Here I am shading 2 parts, which is 2 out of 4 fraction. And here I am shading 1, 2, 3 and 4 parts. It is 4 out of 8. Now the fractions are different. It is 1/2, 2/4 and 4/8. But these are equivalent. वो हमें कैसे पता चलेगा इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूँ, वी विल टेक सर्कल एज अ होल, है ना, ईच सर्कल एज अ होल. सो अब यहाँ पे मैंने हाफ पार्ट सर्कल का शेड कर दिया. सो आई गॉट 1/2. यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स थे, तो मैंने उनमें से 2 पार्ट्स मतलब हाफ पार्ट मैंने यहाँ पे भी शेड कर दिए. दैट मीन्स इट इज़ आल्सो हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल. एंड हेयर अगेन I divided the circle into 8 equal parts and among these I shaded 4 equal parts. मैंने इसमें से 4 पार्ट्स को शेड कर दिया. मतलब 8 का तो हाफ शेड किया, और अगर पूरे सर्कल की बात करें तो पूरे सर्कल का इसमें भी हाफ पार्ट ही शेड होगा. तो दैट मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होती हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में लिखी जाती हैं, बट वो सेम पोर्शन रिप्रेजेंट करती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का. मतलब ऐसे यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, तो ये शेडेड पोर्शन हाफ पार्ट सर्कल का रिप्रेजेंट कर रहा है. 4 में से ये 2 शेडेड पोर्शन भी सर्कल का हाफ ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 8 में से ये 4 शेडेड पोर्शन भी सर्कल का हाफ ही रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब कि दिखने में फ्रैक्शंस हमारी बेशक डिफरेंट है, बट एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पोर्शन और सेम पार्ट ऑफ अ होल. सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सो हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ वी कैन मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के 2 मेथड हैं. फर्स्ट इज बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with same number. Or second method is, here it is first, and second is by dividing numerator and denominator with same number. मतलब कि हमने अगर हमारे पास एक गिवन फ्रैक्शन है और हमने उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो फ्रैक्शन बनती है दैट विल बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. या कई बार क्या होता है कि हमारे पास फ्रैक्शन ऐसी दी जाती है और उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी सेम टेबल के साथ डिवाइड किया जा सकता है. तो हम सेम नंबर से डिवाइड करके आफ्टर दैट जो हमारे पास फ्रैक्शन आती है दैट विल बी आल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो वी कैन मेक equivalent fractions by multiplying or by dividing the numerator and denominator with same number. So these are the methods. अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/2 है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सपोज मैं न्यूमरेटर को 2 से कर रही हूँ मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर को भी 2 से करेंगे, तो फ्रैक्शन विल बी 2/4. और भी हम लिख सकते हैं, चाहे हम 10 के साथ कर लें. मतलब मल्टीप्लाई जब हमने करना है तो सेम नंबर के साथ ऊपर नीचे करना है. इट विल बी 10/20. और डिवीज़न हम कब किस केस में यूज़ करते हैं? सपोज मेरे पास ये एक एग्जांपल है 36 एंड 42. तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम सेम नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे 36 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर सकती हूँ. 36 को 2 से डिवाइड किया 18, एंड हियर इट कम्स 21. मतलब कि 36/42 वाज गिवन फ्रैक्शन. मैंने सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, तो मेरे पास ये जो आंसर बना इट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/42. सो इट मीन्स कि हम 2 तरह से किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं.
तो अगर मल्टीप्लाई हम वहाँ पे करते हैं मोस्टली जहाँ पे हमारे पास नंबर ऐसे दिए जाते हैं जो सेम नंबर पे डिविजिबल ना हो, जैसे यहाँ पे 1 या 2 है, ठीक है, 2 के टेबल पे ये होगा, 1 नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये ऐसे नंबर्स हैं जो जिन्हें कोई सेम नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शंस बना ली। हाँ, जैसे ये वाला केस है, इसमें हमें पता है कि 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं, फर्दर ये भी 3 के साथ भी डिवाइड हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपको लगता है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसे किसी सेम नंबर के साथ डिवाइड किया जाए, तो वहाँ पे हम डिवाइड करके इक्वलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। और बेसिकली पहचान ये होती है कि नंबर्स थोड़े बड़े दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स हैं या 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर, उस केसेस में हम डिवाइड करके इक्वलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 7.3, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दीज इक्वलेंट फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है और डिफरेंट पार्ट शेड किए गए हैं। शेडेड पोर्शंस के लिए हमने फ्रैक्शंस लिखनी है एंड आफ्टर दैट वी विल चेक वेदर दीज आर इक्विवेलेंट और नॉट। मतलब इक्विवेलेंट तब होगी अगर वो पूरे सर्कल का सेम पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही है। नो इन ए पार्ट फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/2, सेकेंड इज आउट ऑफ 4 2 पार्ट्स आर शेडेड 2/4, थर्ड में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 6 3 पार्ट्स आर शेडेड 3/6 एंड फोर्थ वन इज 4/8। सो हमारे पास जो फ्रैक्शंस बनी हैं वो है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। नो इन दीज फ्रैक्शन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हर एक पार्ट में सर्कल के चाहे जितने मर्जी पार्ट हुए हैं, लेकिन हर एक फिगर में हाफ सर्कल शेडेड है, हाफ अनशेडेड है। तो इट मीन्स ऑल दीज फ्रैक्शंस आर शोइंग द सेम पोर्शन ऑफ अ होल, ठीक है। तो इट मीन्स दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सिमिलरली इन बी पार्ट, आउट ऑफ 12 4 circles are shaded, out of 9 3 are shaded, out of 1 2 3 4 5 6 6 2 are shaded, here one part is shaded out of 3 and here 15 में से 1 2 3 4 5 6/15। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर 3 पार्ट्स हम मान के चलें तो एक पार्ट शेडेड है, 3 3 3 के 3 पार्ट्स मान के चलें तो एक पार्ट शेडेड है, यहाँ पे 6 है, 2 2 2 के हम 3 पार्ट्स मान के चले तो 2 पार्ट शेडेड है, यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं जिनमें से एक शेडेड है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 15 है, 6 शेडेड है। सो हेयर इन दिस क्वेश्चन दीज 4 फिगर्स रिप्रेजेंट द सेम फ्रैक्शन, सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बट दिस इज डिफरेंट। सो बी में आंसर आएगा नो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट फ्रैक्शन। सो हेयर इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 4/12, second fraction is 3/9, then 2/6, then 1/3 and last fraction is 6/15. So because of this fraction all these are not equivalent, मतलब एक भी इनमें से चेंज होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा no. Now come to the second question. Second question is write the fractions and pair up the equivalent fractions from each row. जो ऊपर हमारे पास रो दी गई है A B C D, हम इसका एक कॉलम बना लेंगे, इनकी फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड कॉलम हम बनाएंगे ये 1 2 3 4 5 जिन्हें नंबरिंग दी हुई है। तो पहले हम कॉलम्स बना लेते हैं। सी मेरे पास कॉलम ए है जिसमें मैंने A B C D को रिप्रेजेंट किया और कॉलम बी में मैंने 1 2 3 4 5 को रिप्रेजेंट किया। तो अब हमारे पास ए पार्ट में है हाफ पार्ट इज शेडेड, सो इट्स फ्रैक्शन इज 1/2। इन बी देयर आर 4 आउट ऑफ 6 आर शेडेड, सो फ्रैक्शन इज 4/6। In C part 3 out of 9, so fraction is 3/9. In D part 2 out of 8, so fraction is 2/8. And E part 3 out of 4. तो हमने फर्स्ट कॉलम की फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलरली हमारे पास सेकंड कॉलम की जो फ्रैक्शंस हैं वो हमारे पास हैं, जैसे फर्स्ट में है हमारे पास टोटल पार्ट्स आर 18 एंड आउट ऑफ विच 6 आर शेडेड। तो ये टोटल 18 पार्ट्स हैं जिसमें से 6 शेडेड हैं। यहाँ पे टोटल 8 पार्ट्स हैं, 4 शेडेड हैं। तो मैंने पर्टिकुलरली हर एक की फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर दिया। सो फर्स्ट इज 6/18, सेकेंड 4/18, थर्ड 12/16, फोर्थ 8/12 एंड फिफ्थ 4/16। सो ना सबसे पहले फ्रैक्शंस लिखे थे पेयर अप विद द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच। अब हमने पेयर अप करना मतलब इनको मैच करना है कि कौन सी फ्रैक्शन सेम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। सी अब अगर हम देखें 1/2, लेट अस सी 1/2 मतलब अगर हमारे पास एक पूरी फिगर है, पूरा ऑब्जेक्ट है, उसका हाफ पार्ट शेडेड है, हाफ नहीं शेडेड, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें कि कहाँ पे हाफ पोर्शन शेडेड है, ठीक है। तो हमारे पास अगर देखा जाए यहाँ पे टोटल 8 पार्ट्स हैं, 8 का हाफ 4 पार्ट शेडेड है, मतलब हाफ पार्ट ही यहाँ पे शेडेड है। इट मीन्स ए विल मैच विद 2।
सो ए का कम्बिनेशन बनेगा 2 के साथ, तो यहाँ पे लिख देती हूँ। सो नेक्स्ट इज़ 4/6। एक और मेथड है कि हम सिंपली देख सकते हैं कि 4/6 सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बन सकती है। सी, अगर मैं 4/6 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8/12 बन जाएगा, एंड हियर इट इज़ 8/12। तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताएं कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो कॉलम ए को, फिर देखो कि दूसरी साइड कॉलम बी में किसके साथ मैच कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि 4 आउट ऑफ 6 पार्ट्स आर शेडेड, तो हमने उसके अकॉर्डिंग देखना है कि अगर 6 पार्ट्स हैं उनमें से 4 शेडेड है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आएगा। सी, 4th पार्ट में टोटल हैं 12 पार्ट्स जिनमें से 8 पार्ट शेडेड हैं, मतलब 6 में से 4, अगर 12 को 2 हिस्सों में हम बांट दें तो 6 में से 4 पार्ट शेडेड है। देखो ये यहाँ पे हमारे पास 6 हो गए, 6 में से 4 शेडेड, सेकेंड पार्ट हो गया 6 का, 6 में से 4 शेडेड, इट मीन्स के टोटल मिला के 12 में से 8 पार्ट शेडेड, सो इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन बी। सो नेक्स्ट इज 3/9। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 3/9, अगर हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सी 3/9 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/18 बन रहा है। हम यहाँ पे देख लेते हैं अगर हमारे पास है, अगर है तो मैच कर देंगे, अगर नहीं है तो हम 3/3 के साथ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3/9 6/18 बन रहा है, सो इट इज़ सी पार्ट। नेक्स्ट इज़ 2/8। 2/8, तो यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ पे 8 है, तो हम ये देख सकते हैं कि सेकंड एक और मेथड है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे ये 4/8 है, अगर ये तो चलो हो गया, 4/16 है सॉरी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर दूँ, सी डिवाइड वाला मेथड मैं बता रही हूँ यहाँ पे, मतलब आप दोनों तरह से कर सकते हो। 4 को 2 से डिवाइड किया, 16 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 आ गया, नीचे आ गया 8, तो इट मीन्स 4/16 इज रिप्रेजेंटिंग 2/8, सो डी पार्ट इज आंसर, एंड 3/4 इज पेयर अप विद थर्ड पार्ट, E part. So, second question is finished. Question number 3 is replace box in each of the following by correct number. अब यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के पेयर्स दिए गए हैं और हर एक में एक एक ब्लैंक है, तो हमने वहाँ पे पर्टिकुलर सूटेबल डिजिट फिलअप करना है। सो वी विल डू। सो इन थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट इज 2/7 इज इक्वल टू 8/डैश। हमारे पास क्या है यहाँ पे 2/7 इज इक्वल टू 8/ब्लैंक। अब ये देखते हैं कि 2 और उसके सामने जो हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसका न्यूमरेटर बना है 8, तो 2 का 8 बनेगा 4 से मल्टीप्लाई करके, तो मीन्स अगर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 बनता है। तो मीन्स अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से करेंगे। तो हमारे पास आ गया 2 4 द 8 एंड 7 4 द 28, so 28 will be your answer. Similarly, in second fraction, here it is 5/8 and equivalent fraction में ऊपर 10 है, नीचे ब्लैंक है, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, सी अब 5 का बना है 10, हमने कुछ भी यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं करना, या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, तो 5 का 10 बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करके, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 2। तो अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर को 2 से कर रही हूँ तो मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 5 2 द 10, 8 2 द 16। सिमिलरली वी विल सॉल्व नेक्स्ट पार्ट इज 3/5 इज इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 20। तो यहाँ पे 5 का 20 बना, दैट मीन्स 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 20 बनेगा, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 3/4, सो यू विल गेट 3 4 द 12/20। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन there is 45/60 and its equivalent fraction is 15/dash। अब देखो 45 से 15 बना है, ऊपर हमारे पास क्या था कि जो गिवन नंबर है उससे आगे बड़ा नंबर बन रहा है, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 45 से 15 बना है, नंबर छोटा हुआ है, इन डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ किस केस में होता है, जब हम डिवाइड करते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे कि 45 को किसके साथ डिवाइड करके 15 बना, तो उसी के साथ 60 को डिवाइड करेंगे। अब 15 के साथ अगर हमें डायरेक्टली नंबर नहीं पता चलता तो हम सिंपली है जितना बनाना है, जैसे 45 को 15 बनाना है, मैंने 45 को 15 से डिवाइड कर दिया, 15 3 द 45, तो यहाँ पे जो क्वोशंट आया इट मीन्स 45 को उसी के साथ हम डिवाइड करेंगे।
तो इट मीन्स 45 को 3 से डिवाइड किया तो 15, इट मीन्स 60 को 3 से डिवाइड किया, यू विल गेट 20. सो इन थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट 18/24 इज इक्वल टू डैश अपॉन 4. अब देखो 24 से 4 रिड्यूस हुआ है, 24 हुआ रिड्यूस 4 में, तो 24 से 4 कैसे बनेगा हम देखेंगे किसके साथ डिवाइड करना है. तो 4 का टेबल भी बोल के देख सकते हैं. 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20, 4 6 द 24. इट मीन्स अगर 24 को 6 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 के टेबल पे 6 पे आता है 24, तो 24 को 6 से डिवाइड कर दें, देन वी विल गेट 4. तो इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड 18 by 6 आल्सो. जब 18 को 6 से डिवाइड किया, 6 3 द 18, आवर आंसर विल बी 3/4. So come to the next question. Question number 4 is find the equivalent fraction of 3/5 having denominator 20. तो क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर किए हैं. अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है 3/5. सो हमने इसकी एक फ्रैक्शन बनानी है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो गया 20. इट मीन्स के जो डिनोमिनेटर पहले 5 था उसका 20 बना. हम ये देखेंगे 5 का 20 कैसे बना. सो 5 4 द 20 बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 4. तो अगर मैंने नीचे 4 किया है तो इट मीन्स ऊपर भी 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 4 द 12. सो इट मीन्स हमारी जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बनी वो बन गई 12/20. मीन्स हमने डायरेक्ट नंबर कैसे फाइंड किया, हमें कहा गया था कि डिनोमिनेटर 20 बनाना है, तो हमने डिनोमिनेटर से हिंट लिया कि हाँ हमें किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी के साथ हम न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं. Again its B part is fraction is same again 3/5 and this time they are saying we have to make numerator 9. मीन्स न्यूमिनेटर में 9 आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे डिनोमिनेटर क्या बनता है. नाउ हियर इज़ 3. अब 3 से 9 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 विद द डिनोमिनेटर. सो इट इज़ 9/15. सो आवर आंसर इज़ 9/15. Now C part is denominator 30. Again फ्रैक्शन इज सेम 3/5. अब हमने डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, तो 5 का 30 बनेगा, 5 6 का 30 मल्टीप्लाई बाय 6. सो मल्टीप्लाई 3/6, 3 6 का 18. सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 18/30. एंड लास्ट फ्रैक्शन इज अगेन सेम. फ्रैक्शन वही है हमारे पास 3/5. अब हमारे पास क्या है अब कि न्यूमिनेटर 27 होना चाहिए. तो दैट मीन्स इन न्यूमिनेटर वी हैव टू मेक 27 अकॉर्डिंग टू इट जो भी डिनोमिनेटर में नंबर बन जाएगा. अब 3 के टेबल पे 27 आएगा, 3 9 द 27. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 9. इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 5/9 आल्सो. सो यू विल गेट 5 9 द 45. सो रिक्वायर्ड आंसर इज 27/45. सो हियर दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड. फोर्थ क्वेश्चन इज फिनिश्ड. नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट. Fifth question is find the equivalent fraction of 36/48 whose numerator is 9. See, the given fraction is 36/48. हमने करना क्या है कि हमने एक ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जिसका न्यूमिनेटर 9 है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा डिनोमिनेटर भी बन जाएगा. अब यहाँ पे क्या है कि 36 की रिडक्शन हुई है 9 में, मतलब 36 इज ग्रेटर नंबर और जब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका न्यूमिनेटर 36 से छोटा है. इट मीन्स दिस इज़ अ केस ऑफ डिवीज़न, क्योंकि बड़े से छोटा नंबर डिवाइड करके बनाया जा सकता है. तब 36 को किसके साथ हम डिवाइड करें कि 9 आ जाए. तो 9 का टेबल देख लेते हैं कि 9 के टेबल पे कहाँ पे 36 आता है. 9 4 द 36. इट मीन्स 4 तक 36 आता है. इट मीन्स 36 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट 9. तो सिमिलरली वी विल डिवाइड 48/4. तो 48 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, सी 4 1 द 4, 4 2 द 8. सो यू विल गेट 12. सो योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 9/12. नाउ बी पार्ट इज अगेन गिवन फ्रैक्शन इज 36/48. तो बी पार्ट है कि हमारे डिनोमिनेटर 4 बनना चाहिए. इट मीन्स डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए. अब हमारे पास 48 है, तो 48 को किसके साथ डिवाइड करें कि डिनोमिनेटर में 4 आ जाए. तो सिंपल है, 48 को 4 से डिवाइड करके देखो 12 आ जाएगा. इट मीन्स कि 48 से 4 कब बनता है, जब हम 12 के साथ डिवाइड करेंगे. जितना क्वेश्चन आ गया इट मीन्स वी विल डिवाइड इट बाय 12. तो ऊपर भी हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ. अब 12 के टेबल पे 36, 12 1 द 12, 12 2 द 24, 12 3 द 36. So here it comes 3.
So required answer is 3/4. So here fifth question is finished. Now next question is check whether the given fractions are equivalent or not. अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस दिए हैं, हमने चेक करना है कि क्या वो इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास जो फ्रैक्शंस दी गई हैं उनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस का आंसर सेम आता है इट मीन्स वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस का आंसर सेम नहीं है दैट मीन्स दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। नाउ ए पार्ट इज़ 5/9 एंड 30/54। हमारे पास है 5/9 30/54। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ 54 को 5 के साथ और 30 को 9 के साथ। हम दोनों के आंसर्स देखते हैं। अब 54 को किया 5 के साथ वी विल गेट 270 और दूसरी साइड 30 को किया 9 के साथ वी विल गेट 270। तो इट मीन्स कि हमने हमारी दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या बना 270। सो 270 इज इक्वल टू 270, बोथ द आंसर्स आर सेम, it means the fractions are equivalent. So yes, fractions are equivalent. This is our answer. So this is very easy method to check whether the given fractions are equivalent or not. तो simply हम cross multiplications करेंगे और हमारे अगर आंसर ये जैसे हमारे दोनों आंसर सेम है तो ये इक्विवेलेंट थी। अगर हमारे सपोज यहाँ पे आंसर डिफर कर जाते then these fractions will not equivalent. So next is 3/10 and 12/50. So 3/10, 12/50. So multiplying 50 by 3, 10 by 12. 50 multiplied 3 is 150. 12 multiplied 10 is 120. So here both the answers are different. 150 is not equal to 120. It means these fractions are not equal. So these fractions are not equivalent. Not equivalent. Similarly in C part 7/13 and 5/11 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो 13 into 5 65, 11 into 7 is 77. Both answers are different. It means these fractions are not equivalent. So now next seventh question is reduce the following into simplest form. Simplest form in simple language we have to do the cutting. In 5th class you learnt about the cutting, that how we reduce a fraction into the simplest form. मतलब हम तब तक कटिंग करते हैं जब तक हमारा एक ऐसा आंसर नहीं आ जाता जिसकी फर्दर सेम टेबल के साथ कटिंग ना हो सके। तो अब जैसे हमारे पास ए पार्ट है 48/60, तो यहाँ पे 48 मैं दोनों मेथड से करूँगी। तो हम कैसे टर्न बाय टर्न, एक्चुअली कटिंग मतलब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं 2 के साथ कर रही हूँ दोनों को डिवाइड। तो 48 को जब 2 से डिवाइड किया वी विल गेट 24 एंड हेयर वी गेट 30। आफ्टर दैट आई एम अगेन डिवाइडिंग इट बाय 2 क्योंकि 2 के साथ डिविजिबल है। इट इज़ 12/15। उसके बाद 2 से अब ये 12 और 15 3 से डिविजिबल है, मतलब हमने सेम नंबर से डिवाइड करना है। कटिंग में भी ऐसा ही होता है, सेम नंबर से ही कटिंग होती है। सो 4/5। अब 4 की अगर हम बात करें 4 या तो 4 के टेबल पे आएगा या 2 पे, 5 की बात करें 5 के टेबल पे, मतलब सेम नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। इट मीन्स 4/5 इज़ फाइनल आंसर। तो ये इस मेथड से हम 5th स्टैंडर्ड में करते थे कि हम टर्न बाय टर्न एक एक नंबर लेते थे जिसके साथ डिविजिबल है और तब तक हम डिवाइड करते थे जब तक हमारा फाइनल आंसर नहीं आ जाता। तो कटिंग में भी हमने यही चीज़ रिप्रेजेंट करनी है। हमने क्या करना है, हमने ये नहीं लिखना कि किसके साथ डिवाइड किया, हम सीधा शो करेंगे कि हमने माइंड में डिवाइड किया और डिवाइड करके हमारा जो आंसर बना हम वो लिखते हैं। अब जैसे 48/60 है, ठीक है, तो हमने पहले किया 2 से डिवाइड। अब हम माइंड में कर रहे हैं 2 से डिवाइड किया, तो मैंने जब इसे किया था तो हमारा 24 आया, मतलब हमने इसे 2 से डिवाइड कर लिया माइंड में या रफ वर्क में कर लिया, तो जो क्वोशंट आया वो बना 24। इसे भी 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया 30। ओके, तो अब ये मेरे पास जो फ्रैक्शन बनी वो बनी 24/30। अभी भी ये 2 के साथ डिविजिबल है, हमने दोबारा भी 2 से डिवाइड किया, तो मैं 2 से इसको डिवाइड करके देख रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 12, और इसे 2 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 15। मतलब आंसर्स वही बन रहे हैं, अब हमारा वे ऑफ राइटिंग चेंज है। मतलब कटिंग असल में यही रिपीटेड डिवीज़न होती है विद द सेम नंबर
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ एक डिवीज़न होती है, स्टेप बाय स्टेप डिवीज़न होती है, तब तक ये डिवीज़न चलती है जब तक फाइनल आंसर नहीं आ जाता कि डिवीज़न सेम नंबर पे दोनों की पॉसिबल ना हो। अब जैसे यहाँ पे फिर मैंने 2 से किया 12/15, तो 12/15 नहीं आया था। अब 12 और 15 दोनों 3 के टेबल पे हैं, तो हमने 3 से डिवाइड किया, तो मैं 3 से ही कट कर रही हूँ। तो 3 के टेबल पे अगर मैं डिवाइड करके देखती हूँ तो मेरे पास 3 4 का 12 आ रहा है और 3 5 का 15, मेरे पास आंसर आ गया 4/5। मीन्स कि चीज़ वही है, काम वही हम कर रहे हैं, बट द वे ऑफ राइटिंग द आंसर इज़ डिफरेंट। यहाँ पे हमने डिवाइड करके शो किया कि हम किस नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने वो नहीं शो की, हम ये शो नहीं करते कि किस नंबर से डिवाइड किया, सिर्फ हम माइंड में कर रहे हैं कि सेम नंबर से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं और हमारा आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये अंडरस्टूड होता है कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे 24 और 38 आ गया, इट मीन अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाती है कि हम किसी सेम नंबर से डिवाइड करके ये आंसर बन गया, 2 से डिवाइड करके आंसर बन गया। तो वे ऑफ राइटिंग चेंज है अब हमारा, और हायर क्लासेस में हम इसी वे से कटिंग करते हैं। ये दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स, जिन्होंने, जब आप सिर्फ स्टार्टिंग में सीखते हो ये तब मेथड यूज़ किया जाता है। तो हमने जो मेथड अब यूज़ करना है वो कटिंग मेथड यूज़ करना है, और इसमें हमने अपनी प्रैक्टिस करनी है और इसमें परफेक्ट होना है। नो बी पार्ट इज़ 150/60, तो 150/60। सबसे पहले तो अगर दोनों नंबर्स का एंड ज़ीरोज़ पे होता है तो हमें हर न्यूमरेटर के एक ज़ीरो, डिनोमिनेटर के एक ज़ीरो, दोनों कैंसिल हो सकते हैं, मतलब एट अ टाइम सिंगल ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं हम। सो वी गेट हियर 15/6। तो अब देखते हैं कौन सा टेबल के साथ डिवाइड किया जा सकता है। वी विल डिवाइड इट बाय 3, क्योंकि ये 3 के साथ डिविजिबल हैं दोनों नंबर्स। तो 3 5 द 15, और 6 को 3 से डिवाइड किया 2, और 5 एंड 2 ये दोनों डिफरेंट टेबल्स पे डिविजिबल हैं। इट मीन्स दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसी को हम अब कटिंग में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्टेप्स लिख रही हूँ। जो मेन हमने काम करना है दैट इज़ वी हैव टू डू द कटिंग। सो इट इज 0 विल कैंसिल 0, वी लेफ्ट विद 15/6। अब दोनों 3 के टेबल पे हैं। जब मैंने 3 के साथ 15 को किया आई गेट 5, 6 को किया आई गेट 2, सो 5/2 विल बी आवर आंसर। Similarly, next part is 84/98. 84/98। पहले मैं डिवीज़न मेथड बता रही हूँ। 2 के साथ किया दोनों को, you get 42/49. Now 42 and 49 they are divisible by 7. So 7 6 7 7. Now 6 and 7 they are not divisible by same number. So this is the simplest form. So by cutting method we will write them as 84/98। तो पहले हमने 2 से डिवाइड किया, तो मैंने कटिंग कर दी, 2 से की कटिंग, तो यहाँ पे मेरे पास बना था 42 और इधर बना 49। तो 42/49 ये दोबारा 7 के टेबल से डिविजिबल है, तो मैंने 42 को 7 से कर दिया, तो हमारे पास आया 6, और 49 को किया वी गेट 7। सो 6/7 इज़ योर आंसर। नाउ डी पार्ट। So in D part we are having 12/52। तो 12 और 52 दोनों 2 के साथ डिविजिबल हैं। 12 को 2 से किया 6, 52 को 2 से किया 26। Now again they are divisible by 2। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, 26 को 2 से किया 13। Now 3 and 13 are divisible by different numbers, so it is the simplest form। तो इनके आगे कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो अब कटिंग मेथड से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसी चीज़ को। 12/52। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर बन रहा है 6/26। तो 2 से डिवाइड किया 6, यहाँ पे आया 26। अब 6/26 फर्दर इसकी कटिंग हो रही है, तो ये दोबारा 2 के साथ डिविजिबल थे, तो हम दोबारा 2 से कटिंग कर देते हैं इसकी। सो 2 3 द 6, और यहाँ पे हमारे पास आया था 26 को करके 13। सो आंसर इज़ 3/13। सो सिमिलरली इन 7/28। तो यहाँ पे 7/28 मैं डायरेक्ट कटिंग ही कर रही हूँ। यहाँ पे 7 के टेबल पे आएगा, 28 चेक कर लेते हैं, 7 के टेबल पे आता है 7 4 द 28। इट मीन्स दोनों को 7 से डिवाइड किया, 7 को 7 से किया 1, 28 को 7 से डिवाइड किया 4। सो आवर आंसर इज़ 1/4। Now question number 8 is Ramesh had 20 pencils, Sheelu had 50 pencils, Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Sheelu used up 25 pencils, and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each use up?
check if each has used a pen equal fraction of her or his pencils. What is the question कि रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं, शीलू के पास 50 पेंसिल्स और जमाल के पास 80 पेंसिल्स थी. आफ्टर 4 मंथ रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ कर ली, शीलू ने 25 पेंसिल यूज़ की और जमाल ने 40 पेंसिल यूज़ कर ली. अब हमने ये देखना है कि तीनों ने हर एक ने कितनी कितनी फ्रैक्शन यूज़ की, मतलब टोटल पेंसिल्स और जो यूज्ड पेंसिल्स हैं उनकी फ्रैक्शंस हमने फाइंड करनी है. आफ्टर दैट वी विल चेक कि सभी ने इक्वल फ्रैक्शन यूज़ की, मतलब ये देखना है कि क्या जो तीनों के आंसर्स आए क्या वो इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं या इक्वल फ्रैक्शंस बन रही हैं कि नहीं. सी, अब सबसे पहले रमेश के पास पेंसिल्स हैं 20 और उसने यूज़ की हैं 10. इट मीन्स रमेश की जो फ्रैक्शन यूज़ की है रमेश ने वो 10 आउट ऑफ 20. सो वी विल सिंपली डू द कटिंग हियर. 0 विल कैंसल 0, सो वी विल गेट 1/2. सिमिलरली शीलू हैड पेंसिल्स 50, यूज पेंसिल्स 25 और फ्रैक्शन यूज्ड बाय शीलू, शीलू ने जितनी फ्रैक्शन यूज़ की 25 आउट ऑफ 50. सो 25 अपॉन 50. अब अगर हम कटिंग करें दोनों 5 के टेबल पे डिविजिबल है. 25 को 5 से डिवाइड किया 5, 50 को 5 से डिवाइड किया 10. सो इट इज़ 5/10. अब 5 और 10 दोनों 5 के टेबल पे आते हैं. 5 को 5 से डिवाइड किया 5 1 द 5, 10 को 5 से डिवाइड किया 5 2 द 10. सो इट इज़ आल्सो इक्वल टू 1/2. इट मीन्स शीलू ने जो फ्रैक्शन यूज़ की वो भी कितनी है 1/2. तो ये आंसर हो गया, शीलू का ये आंसर हो गया. नेक्स्ट है जमाल. अब जमाल के पास टोटल पेंसिल्स 80, यूज्ड 40, तो फ्रैक्शन यूज्ड 40/80. कैंसलिंग 0 विद 0, सो इट इज़ 4/8. अब 2 के साथ डिवाइड किया 2 to the 4, 2 4 the 8. नेक्स्ट 2/4. अब दोबारा ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा. 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2. सो इट इज़ आल्सो 1/2. सो हर एक ने कितना पार्ट यूज़ किया, हाँ 1/2 1/2 1/2, मतलब ईच यूज्ड 1/2 पार्ट ऑफ टोटल पेंसिल्स, मतलब सब ने हाफ पार्ट यूज़ कर दिया. और नेक्स्ट उन्होंने पूछा था क्या ये इक्वल फ्रैक्शंस हैं. येस, दीज आर, दे यूज्ड इक्वल फ्रैक्शन of pencil. So this is the question number 8. Is match the equivalent fractions and write 2 more for each. हमारे पास फ्रैक्शंस दिए हैं 1 2 3 4 5 और उनके कॉरस्पॉन्डिंगली ABCD आंसर्स भी दिए गए हैं. तो हमने इनको मैच करना है और आफ्टर मैचिंग हमने हर एक की 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और लिखनी है. तो मैं यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअली हर एक पार्ट सॉल्व कर रही हूँ. एक साथ लिख के मैच नहीं करते, हम सिंगल पार्ट को सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड कर लेते हैं और फर्दर उनकी हम साथ साथ में 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखते जाएंगे. लाइक फर्स्ट पार्ट इज़ 250/400. 250/400. सबसे पहले लास्ट 0 विल कैंसिल द लास्ट 0, सो वी लेफ्ट विथ 25/40. तो अब कटिंग करके जैसे जैसे हमारे पास फ्रैक्शंस आएंगी वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही हैं. अब जैसे हमने 0 की कटिंग की तो 240/400 की 25/40 भी क्या है, इट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो हम अपने आंसर्स में से ही जो कटिंग करके आंसर आएंगे उनमें से ही आप अपनी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नोट कर लेंगे. सो अब यहाँ पे मेरे पास है 25 और 40, बोथ आर डिविजिबल एट द टेबल ऑफ 5. अब 25 को 5 से किया 5, 40 को 5 से डिवाइड किया 8, तो आंसर आ गया 5/8. इट मीन्स 250/400 इज़ इक्वल टू 5/8. तो हमारे पास फर्स्ट के साथ जो आंसर मैच कर रहा है वो पार्ट डी. इट मीन्स फर्स्ट का जो आंसर आएगा डी पार्ट आएगा 5/8. तो अब हमारे पास 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और चाहिए. सो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एक तो हमारे पास यही आ गई जो पहले हमारे पास 0 और 0 की कटिंग करके बनी थी 25/40. तो दूसरी हम जैसे हमारे पास 5/8 आया, इसे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम बना सकते हैं. जैसे 5/8 है, इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 10/16. इट मीन्स 25/40 एंड 10/16 आर अनदर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो हम जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसे भी पर्टिकुलर नंबर से, जैसे मैंने यहाँ पे 5/8 आंसर आया था, मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना ली. अगर हम बीच में से उठाना नहीं चाहते, जैसे मैंने यहाँ पे 25/40 वाली फ्रैक्शन उठा ली, तो हम आगे एक और फ्रैक्शन 5/8 को 3/3 या 4/5 किसी भी
सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। नो सेकेंड पार्ट इज़ 180/200। तो 180/200 पहले लास्ट ज़ीरो को कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास आ गया 18/20। तो बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। 18 को 2 से डिवाइड किया, 2 9/18, तो यहाँ पे 9 आएगा। 20 को 2 से डिवाइड किया तो विल गेट 9/10। इट मीन्स कि 180/200 इज़ इक्विवेलेंट टू 9/10। इट मीन्स सेकेंड हमारा जो मैच हो रहा है वो मैच हो रहा है ई पार्ट के साथ। सो इट इज़ मैचिंग विद ई पार्ट 9/10। नो वी हैव टू राइट मोर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अब 9/10 है तो मैं 9/10 से ही दोनों बना रही हूँ। नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है 9/10 एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18/20, और दूसरी 9/10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। किसी भी आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शंस बना सकते हो। सो 27/30। सो अनदर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर 18/20 एंड 27/30। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज 660/990। 0 will cancel 0. Here is 66, here is 99. तो अब ये दोनों 11 के साथ डिविजिबल हैं, तो मैं दोनों को 11 से डिवाइड कर रही हूँ। 66 को 11 से डिवाइड किया तो 11 का टेबल 11 6 था 66, तो यहाँ पे आ गया 6। 99 को 11 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 9, तो हमारे पास आ गई फ्रैक्शन 6/9। अब फर्दर बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, दोनों 3 के टेबल पे आते हैं। तो 3 का टेबल 2 तक बोलेंगे तो 6, 3 का टेबल 3 तक बोला तो 9। So answer is 2/3. It means 660/990 is equivalent to 2/3, and this is your option A. It means third part is equal to A part. Now अब इसके हमने और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो अब एक बार 2/3 है, 2 से मल्टीप्लाई करके एक बना लेते हैं। सो इट इज़ 4/6, और दूसरी 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं 6/9। सो आवर आंसर इज़ 4/6 एंड 6/9। अनदर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सिमिलरली फोर्थ पार्ट इज़ 180/360। सो इट इज़ 180/360। तो पहले 0 और 0 की कैंसिलेशन कर देते हैं, हमारे पास है 18/36। अब इनकी अगर हम कटिंग करें तो 2 के टेबल पे दोनों आते हैं। 2 से किया 9, 36 को 2 से डिवाइड किया 18, तो हमारे पास आ गया 9/18। अब 9/18 दोनों 9 के साथ डिविजिबल है, तो डायरेक्टली 9 से कर लेते हैं। 9 1 द 9, 18 को 9 से डिवाइड किया, 9 2 द 18, सो इट इज़ 1/2। इट मीन्स 180/360 is equivalent to 1/2, and this is your option C. It means fourth part is matching with option C, 1/2. Now equivalent fractions. तो 1/2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गई 2/4, और सेकेंड हम 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं 3/6। So next 2 equivalent fractions are 2/4 and 3/6. Similarly in fifth part 220/550, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया 22/55। अब 22 भी 11 के टेबल पे आता है, 55 भी। सो 11 2 द 11 5 द, सो आंसर इज 2/5। इट मीन्स 2/5 के इक्वल है, तो इस 11 के टेबल पे कटिंग करके 2/5, सो इट मीन्स 220/550 इज इक्वल टू 2/5। सो नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर 2/5 को पहले 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके बना लिया 4/10, और सेकेंड हम बना सकते हैं 3/3 से मल्टीप्लाई करके 6/15। सो मोर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर 4/10 and 6/15। So here exercise 7.3 is finished. I hope you understood all the questions. In case of any problem or any query, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.